प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 6 में प्रकाश की तरंग प्रकृति में प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को अध्ययन करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रकाश का अध्यारोपण। यह कक्षा 11 में भी टॉपिक था। प्रकाश का अध्यारोपण क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्रकाश की किरणें एक साथ किसी माध्यम में चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन जो होता है ना, किसी कण का, जो कण विस्थापित हुआ है तरंगों के, तो उसका परिणामी विस्थापन उन तरंगों के विस्थापन के अलग अलग योग के बराबर होता है। मतलब जब एक तरंग के विस्थापन को लेते हैं तो दूसरी तरंग को क्या मानते हैं? एब्सेंट मानते हैं। जब दूसरी तरंग का विस्थापन लेते हैं तो पहली तरंग को क्या मानते हैं? एब्सेंट लेते हैं। तो किसी माध्यम में दो तरंगे एक साथ चलती हैं तो क्या होता है? उनके अध्यारोपण से जो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, किसी क्षण माध्यम के कण का कुल विस्थापन उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? तरंगों का अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण। हमारे पास दो तरंगे हैं जो एक माध्यम से एक साथ निकल रही है। इसका विस्थापन y1 है, इसका विस्थापन y2 है। दो तरंगे चल रही है तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2। जब इस तरंग का विस्थापन लेंगे, इस तरंग के कारण विस्थापन लेंगे, तो इसको एब्सेंट मानेंगे कि ये एब्सेंट है। जब y2 का विस्थापन लेंगे तो y1 को एब्सेंट मानेंगे। तो कुल विस्थापन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। वैसे सदिश रूप में चलता है ये y1 प्लस y2। अब इसका गणितीय रूप करने जाएंगे, गणितीय विवेचना। इसकी गणितीय विवेचना, हमारे पास दो तरंगे हैं जिनके आयाम a1 और a2 हैं। दोनों एक साथ एक माध्यम में ट्रैवल कर रही हैं, संचरित हो रही हैं। तो पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है वो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। दूसरी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। मतलब दोनों तरंगों के बीच में कितना कालांतर है? फाई कोण का। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो कुल विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या हो गया? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे लिखेंगे इसे? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इसको फार्मूले को खोला ना, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब y इज इक्वल टू कितना हो गया? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। खोल दिया। अब इसमें क्या हुआ? साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो ये आ गया a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। इसको कैसे लिखा? a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। जो हमें तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग मिल रही है उसका आयाम a है। हमारे पास परिणामी आयाम क्या है?
ए है। माना ये समीकरण की नंबर क्या होगी? 3। माना ए कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई। समीकरण नंबर 4। ए साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई। समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 3 में क्या हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह क्या रखा? A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, A2 साइन फाई की जगह A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? A कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये समीकरण कैसे आ गई? y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये समीकरण भी उसी रूप में आ गई जिस समीकरण में ये किसकी है? परिणामी तरंग की। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास परिणामी तरंग की समीकरण वही आ गई जिस रूप में थी। अब हम परिणामी आयाम की गणना करेंगे। तो परिणामी आयाम की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? हम समीकरण 4 और 5 का वर्ग कर देंगे। हम समीकरण 4 और 5 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। और उसे क्या कर देंगे? वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों समीकरण का वर्ग किया, जोड़ा, फिर राइट साइड में स्क्वायर। A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब इन समीकरणों को भी हटा देते हैं। तो अब क्या हुआ? हमारे पास आ गया, हमने परिणामी आयाम की गणना करनी है। हमने परिणामी आयाम की गणना करने के लिए समीकरण 4, 5 का वर्ग करके जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई एज यूजुअल रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे। यहां A2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो क्या बचा? ये 1 हो गया, तो ए स्क्वायर का मान क्या आ गया? A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर। तो परिणामी आयाम क्या हो गया? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब हम आयाम की गणना करेंगे
तीव्रता की, हमारी जो तीव्रता होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? आयाम के स्क्वायर के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तो I1 पहले के लिए कितना हो जाएगा? I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर, और I2 कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A2 स्क्वायर। तो यहां पे I1 अपॉन I2 क्या मिल जाएगा हमें? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो ये तीव्रताओं का अनुपात आ गया जो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं। ठीक, तो इससे हम किसकी गणना कर सकते हैं? हम अधिकतम तीव्रता की गणना भी कर सकते हैं, और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता में अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। किसमें? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के बीच में अनुपात की भी गणना कर सकते हैं। देखो हमारे पास सूत्र क्या है? ये देखो हमारे पास सूत्र है ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। ये आयाम अधिकतम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब फाई का मान कितना होगा? 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ए मैक्सिमम अधिकतम इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 0 डिग्री, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये किसके बराबर हो जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। जो अधिकतम तीव्रता होगी I मैक्सिमम, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? A मैक्सिमम के। तो I मैक्सिमम किसके अनुक्रमानुपाती आ गई? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये न्यूनतम कब होगा? जिसे मिनिमम कहते हैं, जब फाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब विपरीत कला में होंगे, और कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1। तो आई मिनिमम, सॉरी ए मिनिमम, हम आई तो बाद में करेंगे ना, ए मिनिमम न्यूनतम स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस 180 डिग्री, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 -1। तो ये कितना हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो I मिनिमम किसके अनुक्रमानुपाती आ गई? A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो जब हम सूत्र निकालेंगे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के बीच में क्या आ जाएगा? अनुपात की क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण? जब दो कला संबंध स्रोतों से, कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? जो समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करें, और उन तरंगों के बीच में या तो कोई कलांतर ना हो या नियत कलांतर हो। जब दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो उनमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। दो कला संबंध स्रोतों से निकली प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? आपको बता दिया कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। जो समान आवृत्ति,
समान तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करे जिनके बीच में या तो कोई कलांतर ना हो या नियत कलांतर हो, और तरंगों के आयाम या तो लगभग बराबर हो या बिल्कुल बराबर हो। जब प्रकाश की किरणें अध्यारोपित होती है तो अभी हमने बताया हमें न्यूनतम, और हमने अभी जो बताया आपको एक प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, तो हमने आपको बताया अभी कि न्यूनतम तीव्रता भी मिलती है और अधिकतम तीव्रता भी मिलती है। तो इसका मतलब ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है। कैसे? जहां पे ये समान कला में मिल रही हैं प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें क्या मिल रही है? समान कला में मिल रही है, तो वहां तीव्रता अधिकतम है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें असमान कला में मिलती है, मतलब विपरीत कला में मिलती हैं, तो वहां क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इस कारण प्रकाश के व्यतिकरण में क्या होता है? ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। फिर सुन लो, दो कला संबंध स्रोतों से निकली प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समान कला में मिलती है तो वो तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विपरीत कला में मिलती हैं तो तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब हम यहां पे यंग्स द्विस्लिट प्रयोग का अध्ययन करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण में। यंग एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया? अब पहले हम उसे समझते हैं। उसने एक स्लेट ली, यहां पे प्रकाश स्रोत रखा एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, यहां पे दो स्लेटें हैं, ये दोनों स्लेटें जो स्रोत एस से है समान दूरी पे, किस पे है? समान दूरी पे। ये प्रकाश की किरणें दोनों स्रोत पे पहुंची। प्रकाश की किरण कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। किसके क्रम में चलती है? श्रृंग और गर्त की फॉर्म में। यह अनुप्रस्थ तरंग है, किसके रूप में चल रही है? श्रृंग गर्त, श्रृंग और गर्त। तो अगर हम श्रृंग को ऐसे ले लें और गर्त को डॉटेड डॉटेड ले लें, इसे क्रेस्ट कहते हैं और इसे ट्रफ कहते हैं। जब प्रकाश, तो ये हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार ये S1 और S2 दो नए प्रकाश स्रोतों की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे? दो नए प्रकाश स्रोतों की तरह कार्य करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। यहां पे भी ऐसे ही होगा, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, दो गर्त मिल रहे हैं, दो श्रृंग मिल रहे हैं और दो गर्त मिल रहे हैं समान कला में। जब दो श्रृंग मिलेंगे वो समान कला में होंगे, दो गर्त मिलेंगे समान कला में होंगे और दो गर्त समान कला में, तो यहां चमकीली तरंग दिखाई देगी, चमकीली, ब्राइट। यहां पे एक श्रृंग और गर्त मिल रहा है, ठीक है, यहां पे भी एक श्रृंग और गर्त मिल रहा है, तो यहां पे कैसी दिखाई देगी? डार्क। तो आपको लगातार कैसी? ब्राइट, चमकीली और काली, फिर चमकीली और काली तो क्या मिलेंगी? फ्रिंजें प्राप्त होंगी। इस घटना, ये क्या मिलेगा आपको? ये क्या कहलाएगा? प्रयोग क्या कहलाएगा यंग में? इसका मतलब है फ्रिंज विथ, फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त। इसलिए ये दीप्त फ्रिंज है और ये कौन सी है? अदीप्त फ्रिंज। फिर दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त फ्रिंज। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या कहलाएगी? फ्रिंज विथ, फ्रिंज की चौड़ाई। दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई भी क्या कहलाएगी? फ्रिंज विथ बीटा। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? बीटा से प्रदर्शित करेंगे। अब इससे बीटा के मान की गणना करने के लिए हम, यंग ने एक यही वाला सेटअप से निकाला था, उसने पर्दे पे प्राप्त किया था इन्हें। ये जो चमकीली और दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिल रही थी, उसको किस में प्राप्त किया था? उसने पर्दे पे प्राप्त किया था।
और वही डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं यंग डबल स्लिट का प्रयोग का। किसकी गणना करने जा रहे हैं इससे? फ्रिंज की चौड़ाई की। देखो हमारे पास ये एक प्रकाश स्रोत है एस, यहां पे इससे दो स्रोत उत्पन्न करें हमने, ये हमारा पर्दा है। अब यहां पे एक P बिंदु है जिस पे हम व्यतिकरण की गणना कर रहे हैं। P बिंदु है जिस पे हम किसकी गणना कर रहे हैं? व्यतिकरण की क्या कर रहे हैं? गणना कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। यहां से एक लंब डाल दिया, यहां से एक लंब डाल दिया, ठीक। इसे M कह दिया, ये P बिंदु है, इसे N कह दिया, और ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से S1 मतलब S1 हो और S2 हो बराबर है, तो यहां पे जो फ्रिंज मिलेगी वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी। इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हमने क्या ले रखी है? 2D ले रखी है। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D ले रखी है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी? X, ये सॉरी D, ये वाली दूरी D होगी और ये वाली दूरी भी D होगी। ये वाली हमारी दूरी P बिंदु से दूरी X है, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? X माइनस D, और ये वाली दूरी में क्या होगा? D जुड़ जाएगा X प्लस D। त्रिभुज S1 MP में S1P का स्क्वायर S1M का स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। S1P स्क्वायर क्या हो गया? S1M कितना है? D का स्क्वायर प्लस X माइनस D का स्क्वायर, तो ये आ गया D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2XD, पहली समीकरण, ठीक। अब त्रिभुज S2NP में S2NP में S2P का स्क्वायर S2N का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। S2P का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? D स्क्वायर प्लस X प्लस D का स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2DX, समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, दैट इज D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2DX माइनस D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2DX। ये सब कट जाएंगे, DX और स्मॉल d सब कट जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 4DX, समीकरण नंबर 3। अब अगर ये P बिंदु M पर हो, P बिंदु M पर हो, तो S1M कितना हो जाएगा? S1P D, और अगर P बिंदु N पे हो तो S2N कितना हो जाएगा? S2P D, तो हम इसे लिख सकते हैं S2P प्लस S1P का न्यूनतम मान
d प्लस डी मतलब अप्रोक्सीमेट 2d होगा। ठीक, तो अब समीकरण 3 से चलते हैं। इसमें समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P 2D इज इक्वल टू 4DX। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2DX अपॉन D। दीप्त फ्रिंज के लिए, जो चमकीली फ्रिंज है, जो पथांतर होता है, S2P माइनस S1P को क्या कहते हैं, पथांतर। दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, जो पथांतर होता है, S2P माइनस S1P का मान क्या होता है, n लैम्डा होता है, जहां n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां n का मान क्या है, 0 1 2 3। अगर इन समीकरणों को तुलना कर लें, ये 5 है, ये 4 है, तो समीकरण 3 5 4 व 5 से एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, 2dxn अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, xn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, समीकरण नंबर 6, n प्लस 1v दीप्त फ्रिंज के लिए x n प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। अब यहां पे क्या ध्यान देंगे, देखो ये दीप्त फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ये NV है और ये कौन सी है, n प्लस 1v। ये दूरी कितनी है, xn, और ये वाली दूरी कितनी है, xn प्लस 1, और इनके बीच की दूरी क्या है, बीटा है। तो बीटा के मान की गणना कैसे होगी, यहां पे बीटा के मान की गणना कैसे हो जाएगी, यहां पे हम बीटा के मान की गणना करने के लिए क्या करेंगे, हम बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, फ्रिंज विड्थ है, n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस n डी लैम्डा अपॉन 2d। बीटा का मान क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस n डी लैम्डा अपॉन 2d, और तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन 2d। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए भी, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी जो हमारा पथांतर होगा, क्या होगा पथांतर, हमारा पथांतर होगा S2P माइनस N1P 2 m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। टू m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहां m का मान कितना है, 1 2 3।
तो इसके लिए भी जो फ्रिंज विड्थ आएगी बीटा वो कितनी आएगी, डी लैम्डा अपॉन 2d ही आएगी। क्या दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहेगी, समान रहेगी। अब हम किस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं, तीव्रता का। प्रकाश के व्यतिकरण में तीव्रता का ग्राफ कैसे आता है, किसका ग्राफ, तीव्रता का। क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता वक्र। देखो ये हमारी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, उसके बाद जितनी भी फ्रिंजें बनेंगी वो सब क्या होंगी, एक समान चौड़ाई की होंगी। इनमें चौड़ाई जो होती है डिफर नहीं करती, एक समान चौड़ाई की आती है। ये कौन सी फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, ये तीसरी ब्राइट फ्रिंज, ये चौथी ब्राइट फ्रिंज और ये पांचवी ब्राइट फ्रिंज। ये पहली डार्क फ्रिंज है मतलब दीप्त, ये दूसरी डार्क फ्रिंज है, ये तीसरी डार्क फ्रिंज है, ये चौथी डार्क फ्रिंज है और ये पांचवी डार्क फ्रिंज। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या होती है, बीटा। दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या होती है, बीटा। एक दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, बीटा बाई 2। बस इतना ध्यान रखना है, इनकी सबकी तीव्रता समान रहती है। क्या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो या पहली दीप्त, दूसरी दीप्त या तीसरी दीप्त फ्रिंज है, ये समान रहती है। दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, ब्राइट और ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी होती है, बीटा। डार्क और डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी होती है, बीटा। ब्राइट और डार्क, लगातार ब्राइट और डार्क के बीच की दूरी कितनी होती है, बीटा बाय 2। पर प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो मेन कंडीशन है वो कला संबंध स्रोत है, जिसे हमने पहले ही बता दिया था। क्या दो स्रोत जो कला संबंध नहीं है क्या व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं। उनके आवृत्ति समान हो जाए परंतु उनके बीच में कलांतर जो असमान स्रोत है, जो कला संबंध नहीं, तो उनके बीच में क्या रहेगा, कलांतर लगातार बदलता रहेगा, जिसके कारण व्यतिकरण नहीं हो पाएगा। बच्चों, मैंने प्रकाश के व्यतिकरण को बहुत साधारण और सरल तरीके से समझाया आपको। होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंची पहुंच जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको भौतिकी का संपूर्ण सिलेबस इसी तरह आसान और सरल भाषा में उपलब्ध करवाता रहूं। धन्यवाद।